अपने माइक्स ओपन रखने हैं। जी जी, ओपन रखिएगा। माइक्स आप लोग ओपन रखेंगे तो डिस्कशन में आसानी हो जाएगी, क्योंकि बार बार म्यूट अनम्यूट करने में ना। Assalamualaikum everyone, and I welcome you all to the Facebook live session. आगा खान यूनिवर्सिटी का Facebook live session में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नवीद रहमान सिद्दीकी है। मैं आगा खान के बच्चों के आईसीयू में आईसीयू का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। मेरे साथ आज हम जो डिस्कशन करेंगे उसके अंदर जो बच्चे हमारे पास इंतहाई निगहदाश्त में जो आईसीयू के अंदर क्रिटिकली इल होते हैं, उनका किस तरीके से ख्याल रखा जाता है और किस तरीके से डिफरेंट लोग पूरी टीम आईसीयू की जो है वो किस तरीके से ख्याल रखती है, उसके हवाले से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके हवाले से हमारे पास पूरा एक्सपर्ट पैनल मौजूद है, जिसमें हमारे आई विल गोइंग टू आस्क वन बाय वन जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें। डॉक्टर कलब अब्बास। थैंक यू डॉक्टर नवीद। मेरा नाम डॉक्टर कल्बे अब्बास है और मैं बच्चों के आईसीयू का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। महविश सरवर। Thank you, Dr. Naveed. Assalamu alaikum, everyone. My name is Mahveer Sarwar. I am board certified pediatric care specialist, and I'm working in pediatric ICU as a point of care pharmacist. Thank you. शहरोज। थैंक यू डॉक्टर नवीद। अस्सलाम वालेकुम ऑल। मेरा नाम शायरोज मेवावाला है और मैं आगा खान अस्पताल में एज अ हेड नर्स पीआईसीयू नर्स में पीडियाट्रिक आईसीयू की हेड नर्स हूँ और एज अ अपनी सर्विस को अंजाम दे रही हूँ। So we're going to start the discussion with Dr. Qalab Abbas. Qalab, आप हमें ये बताएंगे कि आईसीयू में कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि आईसीयू जिनको आईसीयू रिक्वायर्ड होता है और उनको किस तरीके की केयर रिक्वायर्ड होती है, एंड डॉक्टर्स का क्या रोल होता है इसमें? जी बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर नवीद। मेरा ख्याल है कि ये शुरू में ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया और अच्छा क्वेश्चन है। सो आईसीयू में वो बच्चे दाखिल होते हैं जिनको एक स्पेशलाइज इलाज की ज़रूरत होती है। अब स्पेशलाइज इलाज से ये मुराद है कि ये ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके मुख्तलिफ अज़ा मुतासर होते हैं किसी भी बीमारी की वजह से, या ये नॉर्मल एक प्रोसीजर होता है सर्जरी के बाद कि उनको फेफड़ों में, उनको एनेस्थीसिया के बाद उनको फेफड़ों को सहारे की ज़रूरत होती है, या वो कभी इंजर्ड हुए होते हैं किसी एक्सीडेंट में या ट्रॉमा के बाद, तो वो वाले बच्चे आईसीयू में आते हैं। अब आईसीयू का मतलब ये होता है कि इंतहाई निगहदाश्त, कि उनकी जो मॉनिटरिंग होती है, उनकी नब्ज़ की, हार्ट बीट की, ब्लड प्रेशर की, ऑक्सीजन कितनी है, वो लम्हा बलम्हा चल रही होती है एक लगातार वे में। उनके पास नर्सेज और डॉक्टर्स की जो प्रेजेंस होती है वो ज़्यादा होती है। और एक और जो इसमें अहम कंपोनेंट होता है कि सिर्फ एक डॉक्टर नर्स नहीं होता, बल्कि फार्मासिस्ट, डाइटिशियन, फिजियोथेरापिस्ट और काफ़ी सारे लोग जो बाकी स्पेशलिस्ट भी होते हैं वो मिल के काम करते हैं। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी केयर होती है। अब इसमें डॉक्टर जो है वो एज अ टीम लीड के तौर पे काम करता है, कि जो आईसीयू का डॉक्टर होता है वो इसी चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है कि वो इस जब एक बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होता है, वेंटिलेटर पे चला जाता है या ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं, तो वो हेड टू टो उसकी सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलता है। और जहाँ जहाँ पे उसको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो उन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट भी करता है बिटवीन नर्सेज, फिजियोथेरापिस्ट, डाइटिशियन और बाकी जो हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट होते हैं उनको। तो डॉक्टर का मेन रोल जो होता है वो एज अ लीड, और उसकी सारी जो बच्चे की हेड टू टू केयर और उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो एक आईसीयू का डॉक्टर करता है। थैंक यू डॉक्टर कला फॉर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। मैं मिस महविश की तरफ चलूँगा, जो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं। महविश, आप ये बताएंगे जो हमारे पास क्रिटिकली इल बच्चे आईसीयू के अंदर एडमिट होते हैं, उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है और क्या क्या चीज़ें फार्मासिस्ट हेल्प आउट करते हैं इन बच्चों के इलाज में? थैंक यू डॉक्टर नवीद। मैं आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट कि मैं अपने ऑडियंस को ये बताऊं कि
पीड्स आईसीयू के डायनामिक इन्वायरमेंट में एक फार्मासिस्ट का रोल एज पार्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मेंबर कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो we as drug experts bring our medication expertise to the PICU. हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे एडमिटेड पेशेंट्स को जो भी मेडिकेशंस मिल रही हों उनका एक डिटेल्ड अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू हुआ हो। सो डिटेल्ड अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू का मतलब ये है कि हम ना सिर्फ ये मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट्स को जो भी मेडिकेशंस मिल रही हों वो उनके वेट के अकॉर्डिंग और उनके बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हों, बल्कि हम ये मेक श्योर भी करते हैं कि वो तमाम तर मेडिकेशन उनकी एज के हिसाब से भी अप्रोप्रिएट हों। क्योंकि पीड्स आईसीयू में हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, मतलब हम एक बहुत वाइड एज रेंज से डील करते हैं और बहुत सारी ड्रग्स जो कि हो सकता है कि वो अडल्ट या बड़े पेशेंट्स के अंदर बहुत सेफली यूज़ की जा सकती हों। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ड्रग्स पीडियाट्रिक यूज़ के लिए भी सेफ हों। इसके अलावा हम ये मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट्स को जो भी मेडिकेशंस मिल रही हों उनकी टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और उनका ड्यूरेशन ऑफ यूज़ एप्रोप्रिएट हो। अगर उन मेडिकेशंस की सेफ्टी और एफिकेसी को इम्प्रूव करने के लिए या उनकी टॉक्सिसिटी को अवॉइड करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है, सो वी डू रिकमेंड दोज रिकमेंडेशंस। इसके अलावा वी आल्सो चेक फॉर कि कोई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कोई इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरैक्शन या कोई फूड ड्रग इंटरैक्शन तो नहीं है। और हम ये भी मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट को कोई भी ऐसी मेडिकेशंस ना मिल रही हो जिससे उसकी डॉक्यूमेंटेड एलर्जी अपडेटेड हो। सो जब एक फार्मासिस्ट एक फ्लोर पे अवेलेबल होता है, सो दे आर लाइक अ क्रेडिबल सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन। तो उस टाइम पे चाहे किसी डॉक्टर को मेडिकेशन रिलेटेड कोई क्वेरी हो या किसी नर्सिंग स्टाफ को मेडिकेशन रिलेटेड कोई क्वेरी हो, चाहे वो कोई ड्रग कंपैटिबिलिटी इशू हो या वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेरी हो, वी आर देयर फॉर हेल्प। और वी ऑल्सो मेक श्योर कि पीड्स आईसीयू में हमारे पास जितने भी एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं उनको जो मेडिकेशंस मिलें, स्पेशली दोज मेडिकेशंस जो कि इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्टर होती हैं, वो रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म के अंदर डिस्पेंस हों, एक अप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन और अप्रोप्रिएट वॉल्यूम में डिस्पेंस हों, ताकि हम डिस्पेंसेशन और एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इन एरर्स को प्रिवेंट कर सकें। सो इन अ नटशेल अगर मैं बोलूँ कि जब एक फार्मासिस्ट का रोल एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में जब हम राउंड ज्वाइन करते हैं तो हम वो सारी रिकमेंडेशन जो कि हमने प्रोफाइल रिव्यू के दौरान आइडेंटिफाई की होती हैं वो हम टीम को बताते हैं। एंड आई मस्ट से कि पीड्स आईसीयू की टीम उन सारी रिकमेंडेशंस को बहुत वैल्यू करती है। एंड तो हम भी मेक श्योर करते हैं कि वो तमाम रिकमेंडेशन एविडेंस बेस्ड हों और वो बेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की अकॉर्डेंस में हों। थैंक यू। थैंक यू महविश, आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का। शहरोज, आप हमें ये बताइए कि पीडियाट्रिक आईसीयू के अंदर हमारे पास जो बच्चे आते हैं काफ़ी इंतहाई काफ़ी जो है क्रिटिकल कंडीशन के अंदर होते हैं, उसमें नर्सिंग का क्या कलीदी किरदार होता है? थैंक यू डॉक्टर नवीद। हमारे पास जो यूजुअली बच्चे आईसीयू में लैंड अप होते हैं तो उनको क्रिटिकली मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, वो क्रिटिकली इल होते हैं। तो हमारी नर्सेस का जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल है इन आईसीयू कि उन बच्चों की मॉनिटरिंग करना, फॉर एग्जांपल कि उनके ब्लड प्रेशर्स क्या हैं, उनके हार्ट रेट्स क्या चल रहे हैं। फिर जो नर्सेज ने इनकी लैब्स भिजवाई हुई होती हैं उस लैब्स को ट्रेस करना और उन रिपोर्ट्स को टाइमली डॉक्टर्स तक कम्युनिकेट करना, और डिफरेंट के जो मेडिसिन हैं अगर उस मेडिसिन इनको मिल रही हैं क्या उनसे उनका ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट कुछ कम तो नहीं हो रहा, या उनसे इनको कोई इफ़ेक्ट ज़्यादा तो नहीं हो रहा, या हमारी नर्सेज ने कोई ऐसी साइन उनकी आइडेंटिफाई की है जो मज़ीद आगे 1-2 घंटे गुजरने के बाद डिटोरिएट हो सकती है। तो उस चीज़ को टाइमली डॉक्टर्स तक कम्युनिकेट करना, और एज सून एज पॉसिबल अगर हम जितना जल्दी कम्युनिकेट करेंगे तो हम उन बच्चों को, अगर वो बच्चा हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्ट पर आया है तो हम उनकी टाइमली विनिंग कर सके, ना कि वो बच्चा हमारी अगर हम उनको टाइमली अगर हम इनको असेस नहीं कर पाए तो वो बच्चे वेंटिलेटर पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड हमारी नर्स का जो रोल होता है कि वो
पेशेंट्स के साथ-साथ उनके फैमिली को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं, वो खुद नहीं बोल सकते, वो हमसे बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं आईसीयू सेटिंग्स के अंदर। तो वो मदर और फादर को जब वो अपने करीब देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो हमारा काम सिर्फ़ पेशेंट को केयर फ़राहम करना नहीं होता, सिर्फ़ पेरेंट्स को भी सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट और फ़िज़िकल सारी चीज़ें इनको आगाही देना, ताकि उनके बच्चे की केयर बहुत अच्छे से हो सके। थैंक यू वेरी मच शेरोज, पॉइंटिंग आउट आपने जो पॉइंट रेज किया है फैमिली सपोर्ट और फैमिली को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है आईसीयू के अंदर। कलब आई वांट यू टू इलेबोरेट के, इफ यू कैन इलेबोरेट के इसमें कितना इम्पोर्टेंट है फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट आईसीयू केयर के अंदर, और उनके हर डिसीजन मेकिंग के अंदर कितनी इम्पोर्टेंस है फैमिली फैमिली। थैंक यू। तो जो जो शराउज पॉइंट कह रही थी, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हम आईसीयू में करते हैं और जो मैंने अपने तजर्बे से सीखा है और देखा है कि फैमिलीज जो होती हैं ना, वो जब बच्चा आईसीयू में होता है तो दे आर नॉट जस्ट विजिटर, बट दे आर एसेंशियल पार्टनर। वो हमारे पार्टनर होते हैं ऑफ द केयर टीम ऑफ फिजिशियन एंड नर्सेज। और वो जो हमारे साथ शेयर करते हैं ना बच्चे की रूटीन, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी पर्सनैलिटी, उस बीमारी से पहले वो कैसे था, दैट रियली हेल्प अस कि हम बच्चे को अंडरस्टैंड कर सकें और उसकी जो केयर प्रोसेसेस हैं उसको इम्प्रूव कर सकें। एंड दिस रियली हेल्प कि वो बच्चा जो है, वो जब हम ये डिसीजन उनसे मिल के बनाते हैं, पार्टनरशिप में बनाते हैं, तो बच्चे की जो रिकवरी है वो बहुत एनहांस हो जाती है। सेकंड, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो हमारी कम्युनिकेशन हो फैमिलीज़ के साथ, वो बहुत ओपन और ऑनेस्ट हो। इसका ये मतलब है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो ब्लैक एंड वाइट में पेरेंट्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और इनकरेज देम, उनको हम उनकी हौसला अफजाई करें कि वो हमसे क्वेश्चन पूछें और एक डेली डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, ताकि उससे हमारा जहन भी खुलता है और हमें डिसीजन मेकिंग में एक कॉन्फिडेंस आता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो जब फैमिलीज आती हैं और वो हम पे ट्रस्ट करते हैं और हम उनको इंगेज करते हैं, तो इससे जाहिर बात है फैमिलीज को तो वो सपोर्ट मिलती है, बट रिमेंबर कि हम लोगों को भी बहुत इससे सपोर्ट मिलती है और एक हमारी भी जो कॉन्फिडेंस है उसमें बेहतरी आती है और उससे हमारे जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और लास्ट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है शेयर डिसीजन मेकिंग का। अच्छा, शेयर डिसीजन मेकिंग का ये मतलब है कि ये नहीं कि सिर्फ मैं हूँ फिजिशियन और मैंने ये फैसला कर लिया कि ये मरीज़ का ये होना है तो यही होगा, या फैमिली ये कह रही है तो वो होगा। तो इसमें बायलैटरल इंफॉर्मेशन शेयर होती है कि मेरे ख्याल में ये लग रहा है, फैमिली अपना बताती है, एंड देन वी मेक अ डिसीजन विच इज़ शेयर्ड बिटवीन द केयर प्रोवाइडर एंड द फैमिली। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दीज ऑल आर पार्ट ऑफ फैमिली सेंटर्ड केयर जिसको हम कहते हैं। और इसमें जो हमारा आईसीयू है, जिस तरह आपको पता है डॉक्टर नवीद, कि उसमें कोई पेरेंट्स की प्रेजेंस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वी अलाउ पेरेंट्स टू कम एंड गो out of the ICU and come back, stay with the child as long as they wish। और इसमें एक्सेप्ट के जब कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं, जब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, एंड दिस आल्सो हेल्प अस टू गेट द चाइल्ड बेटर विद इन अ स्पीडी टाइम। Thank you very much, Kalab. I think so. You have splendidly explained family-centered care जो हम यहाँ पे खान यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। महविश, मैं आपकी तरफ आऊँगा एंड आप हमें ये समझाने की कोशिश करेंगी, जो हमारे नाजरीन हैं, जो बच्चे हमारे पास क्रिटिकली इल होते हैं, वो उनके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा जो है वो काम नहीं कर रहे होते, जैसे गुर्दे काम नहीं करते, कुछ पेशेंट डायलिसिस पे चले जाते हैं या उनका जिगर काम नहीं कर रहे होते। उसकी अहमियत ड्रग्स के हवाले से क्या है और उसके अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है? इस हवाले से आप अगर हमें आगाह करें। थैंक यू डॉक्टर नवीद। और मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब पेशेंट्स आईसीयू केयर के अंदर होते हैं तो ऑब्वियसली वो इतने क्रिटिकली इल होते हैं कि उनको आईसीयू रिक्वायर्ड होता है।
सो उस टाइम पे हमें बहुत फार्मासिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि वो सेफ ड्रग सिलेक्शन में हेल्प करे फिजिशियंस की। और अगर तो किसी पेशेंट को कोई किसी किस्म का ऑर्गन डिसफंक्शन है, लाइक किडनी डिसफंक्शन है या हेपेटिक डिसफंक्शन है, और हम कोई सेफ ऑल्टरनेटिव एजेंट हमारे पास अवेलेबल है, तो वी गो फॉर दैट। लेकिन अगर हमारे पास उस सिनेरियो के अंदर कोई सेफ ऑल्टरनेटिव एजेंट अवेलेबल ना हो, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि वो ड्रग हम किस तरह से एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने पेशेंट को, कि वी गेट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, लेकिन हमें वो उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स मिनिमल तरीन मिलें या साइड इफेक्ट्स ना हो। सो हम ऑर्गन डिसफंक्शन के अकॉर्डिंग जो भी लैब्स होती हैं, जैसे कि अगर किसी पेशेंट का किडनी डिसफंक्शन है, तो जो भी रेलिवेंट लैब्स होंगी और जो भी क्लिनिकल पैरामीटर्स हमें चेक करने होंगे, तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, कि वो बेड साइड पर अवेलेबल होता है और वो ओवरऑल पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, को रिलेट करते हुए क्लिनिकल डिसीजंस के अंदर हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको अगर हम यूज़ करवा रहे हों, तो हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि हम उनके ड्रग लेवल्स के थ्रू उनकी एप्रोप्रिएटनेस को या उनकी टॉक्सिसिटी को एप्रोप्रिएटनेस को इंश्योर करवा सकें और उनकी टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट कर सकें। सो तो उन ड्रग्स लेवल्स को किस टाइम पे भेजना है और वो उसके रिजल्ट्स को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, आई थिंक यहाँ पे फार्मासिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज ड्रग एक्सपर्ट, कि वो पूरी टीम को हेल्प कर सके इस तरह के डिसीजन मेकिंग के अंदर। क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी मेडिकेशंस हैं वो सब के सब एक स्पेसिफिक डोज में और एक स्पेसिफिक मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ही सेफ हैं, और अगर वो अपने उस डिजायर्ड सेफ विंडो से बाहर जाती हैं तो उनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो वी ट्राई कि हम किस तरह से सेफ्टी को इंश्योर करते हुए और टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करते हुए मेडिकेशंस को यूज करवा सकें पीआईसी के पेशेंट्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच महविश। सो शेरोज, आप हमें इस चीज से आगाही करेंगे कि पेरेंट्स का रोल बच्चों की मोबिलाइजेशन में कितना इम्पोर्टेंट है और नर्सेस का रोल बेड साइड पे मोबिलाइजेशन के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है, और किस तरीके से ये अमल किया जाता है? इज जस्ट द नर्सेस या और भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं? इट्स अ टीम वर्क। थैंक यू डॉक्टर नवीद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मोबिलाइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द पेशेंट। आईसीयू का मतलब ये नहीं होता, हमारे पास जो आईसीयू के अंदर बच्चे आते हैं वो डिफरेंट सपोर्ट्स के साथ होते हैं, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, डिफरेंट मोड्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा हमारे पास आईसीयू में लैंड अप हो रहा है या आईसीयू में आ रहा है वो सिर्फ वेंटिलेटर पर ही हो। ठीक है, तो अगर वो बच्चा हमारे पास हाई फ्लो पर है, एसआईएमएन मोड पे है, ये मतलब ये होता है कि बच्चे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर मोड्स पे हैं। तो इनकी अगर हम अर्ली मोबिलाइजेशन करते हैं तो वो बच्चों की जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी मुतासर होती है उससे। और दूसरी ये है कि अर्ली मोबिलाइजेशन से बच्चों की रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अर्ली मोबिलाइजेशन का ये मतलब नहीं होता कि हम बच्चे को रूम से बाहर लेके जाएं या उसका ऑक्सीजन उतार दें या हम कॉरिडोर में लेके घूम रहे हैं या हम डिफरेंट सन बात दे रहे हैं इनको, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता। मोबिलाइजेशन का ये मतलब होता है कि अगर बच्चा हमारे पास वेंटिलेटर पे भी है ना, तो अगर हमने उसको बेड से उठाकर चेयर पे भी बिठाया है ना, तो दिस इज द साइन ऑफ मोबिलाइजेशन। या हमने पेरेंट्स के लैब में भी उस बच्चे को दिया है, तो भी ये है अर्ली साइन ऑफ मोबिलाइजेशन। अब इस मोबिलाइजेशन के अंदर हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी जो टीम होती है वो इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अगर हमारे पास जो बच्चे कफ के साथ आए हैं, चेस्ट कंजेशंस के साथ आए हैं, तो हमारी जो फिजियोथेरेपिस्ट टीम होती है वो भी हमारे पास फ्लोर पे होती है और वो टाइमली 4 आवर्ली उनके साथ हम फिजियोथेरेपी करवा रहे होते हैं और सक्शनिंग वगैरह कर कर उनको कंफर्टेबल करके हम उनकी ये चीज़ें अवेलेबल करते हैं ताकि इनकी अर्ली मोबिलाइजेशन हो सके। अब अर्ली मोबिलाइजेशन हम कम प्लान कर सकते हैं कि जब अगर वो बच्चे को हमने वेंटिलेटर से अगर हम नॉन इन्वेजिव पे शिफ्ट कर रहे हैं, तब से इनकी अर्ली मोबिलाइजेशन की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि जब से हमने इनकी विनिंग स्टार्ट की,
बच्चे की कि वो बच्चा, अब हम जल्द से जल्द उसको आईसीयू से स्टेप डाउन करें और स्टेप डाउन करके उसको घर पर हम डिस्चार्ज करें। तो अर्ली मोबिलाइजेशन हमें उस वक्त करनी चाहिए जब हम वीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। थैंक यू डॉक्टर नवीद। Thank you. Thank you very much, Shirosana, for pointing out. And as you have mentioned कि अर्ली मोबिलाइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मरीजों के लिए, इसकी उनकी रिकवरी के लिए, एंड इट इज नाउ कंसिडर्ड फिफ्थ वाइटल साइन फॉर आईसीयू पेशेंट्स एज वेल के उनको डेली देखा जाता है कि उनको मोबिलाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जैसा कि आपने मेंशन किया, इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन जॉब, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क जिसमें नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट एज वेल एज पेरेंट्स, जो फैमिली है बेड साइड पे, उनके साथ मिलके वी यूजली डू दैट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। कलब मैं वापस से आपकी तरफ आऊंगा, एंड आप अगर हमारे नाज़रीन को इस चीज से आगाह करें कि कौन सी ऐसी मिथ्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि पेरेंट्स को बॉदर करती हैं कि बच्चा आईसीयू के अंदर आया है, और उनकी गलत फहमियां ऐसी होती हैं जिनको हमें दूर करना जरूरी है। सो आप अगर उनके ऊपर पॉइंट आउट करें ताकि हम उनकी गलत फहमियों को दूर कर सकें। जी बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर नवीद। तो इसमें देखें, एक जो कॉमन सबसे कॉमन मिथ आती है ना, वो ये आती है कि अगर एक बच्चा वेंटिलेटर पे चला गया तो अब वो ज़िंदा नहीं बचेगा। ये एक कॉमन मिथ है और उसकी वजूहात हैं जो हमारे तजर्बे में आई हैं, और वो वजूहात ये हैं कि चूंकि ये बच्चों की जो आईसीयू की स्पेशलिटी है ना, और बच्चों का जो आईसीयू की फैसिलिटी है, ये पाकिस्तान में बहुत कम है, हर जगह पे नहीं है, और ये बहुत एक सुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो बहुत दफ़ा जब बच्चों को बहुत सारे अस्पतालों में शुरू में वेंटिलेटर पे डाला जाता था, एक तो वो लेट डाला जाता है कि जब डिजीज़ या बीमारी जो है वो बहुत एडवांस हो चुकी होती है, तो उस वक्त ज़ाहिर बात है डालेंगे या ना डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो लोगों के उस तजर्बे में आया। दूसरा, अगर बच्चा टाइमली डाल दिया है लेकिन वेंटिलेटर के ऊपर उसकी स्पेशलिटी नहीं है, मॉनिटरिंग सही नहीं हो रही, या सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं जिस तरह से आपने अभी मेंशन किए, अर्ली मोबिलाइजेशन, और वो नहीं फॉलो हो रहे, तो फिर भी जारी बात है वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो वेंटिलेटर का मकसद ये होता है कि सांस को सहारा देना जितना टाइम बच्चे को ज़रूरत है, और जब ज़रूरत नहीं है तो फिर उस सहारे को आहिस्ता आहिस्ता कम करके हटाना। तो ये एक कॉमन मिथ आती है पेरेंट्स की कि ये वेंटिलेटर पे बच्चा चला गया तो अब बचने के चांस नहीं है। हमारा जो डाटा है आईसीयू का, वो कहता है कि जो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं वो बच जाते हैं जब वो वेंटिलेटर पे जाते हैं। कुछ बहुत कम बच्चे होते हैं कि जो वेंटिलेटर पे जाते हैं और उससे वापस नहीं आते, लेकिन उसकी वजूहात वेंटिलेटर नहीं होता, बट और जो बीमारी का बढ़ना और वो होती हैं। सो ये एक मिथ कॉमन होती है। उसके अलावा और मिथ्स ये होती हैं कि आईसीयू में तब बच्चे को लेके जाएंगे जब बच्चा इन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए। तो मेरे ख्याल में और हमारे एक्सपीरियंस में ये है कि अगर आप बच्चा जल्दी आईसीयू शिफ्ट करेंगे तो ना उसकी बीमारी की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी और बेहतरी आ जाएगी, बल्कि जो उसकी बीमारी पे बहुत ज़्यादा आगे पीछे टेस्ट हो रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स मिल रही होती हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं। फिर तीसरा ये होता है कि ये इतनी सारी ट्यूब्स लगी हैं तो हमारा बच्चा तकलीफ में है, और ये एक वैलिड कंसर्न होता है पेरेंट का, और हमें भी इसका पूरा एहसास होता है। बट उसमें मैं आपको बताऊं कि फैमिलीज़ को मेरा मैसेज ये है कि आप जस्ट स्टे काम और सब्र दिखाएं, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ चलें। और जाहिर बात है ये बीमारी कोई भी होना आसान नहीं होता, और बच्चे में होना और भी मुश्किल होता है। तो उसमें अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ चलें और आप देखेंगे कि डे बाय डे चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके अलावा और भी आता है कि ये जो फिजिशियंस के पास या नर्सेस के पास आपके बच्चे के लिए टाइम नहीं है, तो देखें अब आईसीयू में एक इंटेंसिव एनवायरनमेंट होता है, तो जो भी फिजिशियन, नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो दे आर ऑलवेज इन अ हरी एंड रश कि वो आपके बच्चे की वो जो निगहदाश्त है उसके अमल को जारी रखें। तो इसलिए हम अपने आईसीयू में क्या प्रैक्टिस करते हैं कि वी मेक सेपरेट टाइम जो हम फैमिलीज़ के लिए डेडिकेट करते हैं, कि उनको अलहदा से कमरे में लेके बैठते हैं, उनकी सारे सवालात को सुनते हैं, उनके जो कंसर्न्स होते हैं उनको सुनते हैं, और फिर एक एक करके उनके जवाबात देते हैं। और इसमें एक और जो मैसेज मैं देना चाहूँगा वो ये है
कि रिमेंबर कि जब ये बच्चा आईसीयू में आता है और वो बहुत बीमार होता है तो उसकी कंडीशन लम्हा बलम्हा तब्दील होती है। अब जब हम आपको कन्वे कर रहे होते हैं तो हमारी जो आपको चीज़ें बता रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, वो बच्चे की जो कंडीशन होती है वो ही कर रहे होते हैं। सो ये हो सकता है आपको लगे कि हमने सुबह कोई और बात की और शाम को हम डिफरेंट बात कर रहे हैं, और उसकी वजह ये नहीं है कि हमें समझ नहीं आई या हमें पता नहीं था या हमने कुछ गलत बात की, बट उसका मतलब ये है कि बच्चे की जो कैफियत है, जो कंडीशन है, बीमारी है, वो बदल रही है, और हम उसके हिसाब से इंटरवेंशंस भी कर रहे हैं और साथ साथ आपको अपडेट भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कलब। आई थिंक सो यू हैव रेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रेस किए हैं, और आई थिंक सो इससे जो वालिदैन हैं उनकी गलतफहमियां दूर होंगी, जो कॉमनली हम देखते भी हैं और हम डील भी करते हैं एक्टिवली इन पेशेंट्स की फैमिलीज के साथ और पेशेंट्स के साथ। मैं जो हमारी स्पेशलिस्ट फार्मासिस्ट हैं, आप हमें ये बताएंगे, जैसे कलब ने बात की कि इन बच्चों को जो है मुख्तलिफ मॉनिटरिंग के लिए तारें भी लगी होती हैं, वेंटिलेटर पे भी होते हैं, और मॉनिटरिंग के लिए उनको कैनुले आईवी के लिए कैनुले भी लगे होते हैं, कभी कभार सेंट्रल लाइन और आर्टीरियल लाइन भी होती है। सो ये सब चीज़ें जो हैं डेफिनेटली अनकंफर्टेबल होती हैं, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चे के लिए भी। उसके अंदर कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो यूज़ होती हैं जिसके ज़रिए हम बच्चे को क्वाइट एंड काम रख सकते हैं, एंड उसके वो किस तरीके से मॉनिटर होती हैं और किस तरीके से उनको बच्चों को दिया जाता है? थैंक यू डॉक्टर नवीद, आई थिंक एक्सीलेंट क्वेश्चन। हमें पता है कि पीआईसीयू स्टे के दौरान पेशेंट्स की पेन की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, और हमें ये भी पता है कि अगर ये पेन अनएड्रेस्ड रहे, यानी काफ़ी टाइम तक उस पेन को ट्रीट ना किया जाए, या फिर पेन को ट्रीट करने से पहले ही हम ऐसी मेडिकेशन स्टार्ट कर दें जो कि पेशेंट को सुलाना शुरू कर दें, तो उसके बहुत नेगेटिव आउटकम्स होते हैं, जो कि रिसर्च साबित करती है कि ऐसे पेशेंट्स की आफ्टर आईसीयू भी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत नेगेटिव होते हैं। सो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि जब तक वो पेशेंट उस क्रिटिकल इलनेस से हील हो रहा है, तब तक उसका स्टे आईसीयू के अंदर कंफर्टेबल हो। सो हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे पेशेंट्स की अगर कोई भी सोर्स ऑफ पेन है, तो हम बहुत फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग कर रहे हों। तो सबसे पहले तो आई थिंक असेसमेंट प्लेज द की रोल, कि अगर आप कोई चीज़ असेस नहीं कर रहे, सो यू विल नेवर गेट टू नो कि वो एक्चुअली में उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सो वी मेक श्योर कि आईसीयू में जितने भी पेशेंट्स एडमिटेड हैं, उनकी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग हो रही हो फॉर पेन एंड फॉर चेकिंग देयर कंफर्ट, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनको वो मेडिकेशन दे रहे हों जो कि उनकी उस क्रिटिकल इलनेस की हीलिंग में हेल्प करें। सो कभी-कभार ऐसा होता है कि आफ्टर तो हम पेन के ट्रीटमेंट के साथ-साथ कभी-कभार ऐसा होता है कि किसी पेशेंट की वेंटिलेटर की सिंक्रोनी को इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कि वो खुद अपनी ट्यूब्स बाहर ना निकाल रहा हो, उनको समटाइम्स वी यूज़ सेडेटिव्स, और उसका प्राइमरी पर्पज़ यही होता है कि हम दोनों चीज़ों को अवॉइड करें। हम अंडर सेडेशन को भी अवॉइड करें, यानी कि ना उन दवाइयों की मिकदार इतनी कम हो कि पेशेंट को मिल तो रही हो लेकिन उसका कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, और उसको जो भी नुकसान हो सकता था जिसकी प्रिवेंशन के लिए हम वो दे रहे थे, वो अल्टीमेटली हो रहा हो। और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि पेशेंट को ओवर सेडेशन से भी अवॉइड करें, क्योंकि अगर कोई पेशेंट ओवर सेडेटेड होगा, तो उसके बाद उसका आईसीयू स्टे लंबा हो सकता है, और उसके इट कैन कॉज़ डिलीरियम, और मैकेनिकल वेंटिलेशन की ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो सकती है। सो एक बहुत टाइट बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड देन आई थिंक फार्मासिस्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे होता है कि वो एप्रोप्रिएट ड्रग सिलेक्शन के अंदर हेल्प करे कि किसी भी पेशेंट की किसी भी डिज़ीज़ कंडीशन की वजह से कौन-सी ड्रग उसके लिए सेफेस्ट हो सकती है। सो वी ऑलवेज ट्राई कि हम वो ड्रग सेलेक्ट करें अपने पेशेंट की पेन और कंफर्ट को ट्रीट करने के एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो, ना सिर्फ ड्यूरिंग आईसीयू स्टे बल्कि आफ्टर आईसीयू स्टे भी उसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना हो हमारे पेशेंट्स के लिए।
और इसके बाद हम ये भी मेक श्योर करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को हमने ऐसी मेडिकेशन स्टार्ट करवाई हैं तो अब वो उन मेडिकेशन की सेफ वीनिंग कैसे होगी, यानी कि अब हम उनको स्टॉप कैसे करेंगे, तो किन पेशेंट्स के लिए वो कितनी ड्यूरेशन में मिली है कि हम उनको एकदम से स्टॉप कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर अगर उन मेडिकेशंस को आफ्टर देयर हीलिंग अगर हम उनको एकदम से स्टॉप करें तो उनके अंदर हमें ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं, जैसे कि ड्रग विड्रॉवल्स मिल सकते हैं। सो किन पेशेंट्स को हमें टेपर करने की ज़रूरत है, किन में हम साइमल्टेनियसली स्टॉप कर सकते हैं, किन में हमें कोई और इफेक्टिव एजेंट ऐड करने की ज़रूरत है जो कि हमें आईसीयू से डिस्चार्ज करवाने में थोड़ा क्विक हेल्प कर दे। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि आईसीयू स्टे के अंदर हमारा पेशेंट जो है वो काम एंड कंफर्टेबल हो, और अगर कोई भी एलिमेंट ऑफ पेन एंजाइटी है तो वो अप्रोप्रिएटली ट्रीट हो रहा हो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम एशिया। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं शहरोज से ये पूछूंगा कि वो वो इस चीज़ की तरफ कि पेन की असेसमेंट और दवाइयाँ सही मिल रही हैं, उसकी असेसमेंट में नर्सिंग का क्या रोल है, इस हवाले से अगर आप हमें आगाह करें। थैंक यू डॉक्टर नवीद। इसके हवाले से हमारी नर्सेज इसमें एक अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। पेन को प्लस जो दवाइयाँ इनको सुलाने वाली होती हैं, ठीक है, या इनके कंफर्टेबल रखने के लिए होती हैं, तो उसकी असेसमेंट जब वंस स्टार्ट होती है तो उसकी जो मॉनिटरिंग होती है वो 30 मिनट्स तक हम कर रहे होते हैं। आफ्टर 30 मिनट्स के वो दवाइयों ने कितना असर किया है। वंस अगर वो तब भी बच्चे काम नहीं हो रहे होते हैं, एजिटेट हो रहे होते हैं ड्यूरिंग व्हाट इज द पर्पस, तो हम वो डॉक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं। और जो हमने एक आईसीयू के अंदर एक चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवाई है खान में, कि हम कंफर्ट बी स्कोरिंग प्लस फ्लैग स्कोरिंग यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, जो वर्ल्ड वाइड एज अ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन पे बहुत हेल्पफुल होती है। तो उसके अंदर ये एक्चुअली नर्सेज लेड सेडेशंस हैं, जिसके अंदर हमारी नर्सेज आर एलिजिबल टू टाइट्रेट द सेडेशंस एंड ऑल्सो इन द हेल्प ऑफ द फिजिशियन। तो वंस अगर बच्चे मतलब अगर बच्चे एजिटेट हो रहे होते हैं तो वो टाइमली इन्फॉर्म करती हैं, और फिर वो उस दवाइयों को उनके वेट के हिसाब से, जो इनकी डिज़ायर डोज है उनके हिसाब से वो उनको बढ़ाती हैं। वंस अगर बच्चे हमारे बिल्कुल काम और बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाते हैं तो हमारी जो मॉनिटरिंग नर्सिंग की हो जाती है वो 4 आवर्ली डिपेंड करती है। हम वो 4 आवर्ली हम 8 आवर्स तक उस बच्चों को देखते हैं कि हाँ, अब ये बच्चा बिल्कुल कामली इफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल एजिटेट नहीं है। तो फिर हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि इसकी 8 आवर की हमने मॉनिटरिंग की है और अब हम इसको विनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो जो हमने उनके डोजेस बढ़ाए हुए होते हैं तो वो हम डॉक्टर्स को लूप इन करके उन चीज़ों को कम करना शुरू करते हैं, ताकि वो हेल्प आउट हो। और जो बच्चे काम हुए हुए हैं और जो भी बच्चे एजिटेट थे और वो अब बिल्कुल काम है, तो उनको हम टाइमली ज़्यादा दवाइयाँ भी ना दें। तो ये हमारी जो नर्सेज है वो अहम किरदार अदा करती है। और 24 आवर्स की ये पूरी जो हमारी चार्टिंग होती है, वो हमारी सुबह जब मॉर्निंग में राउंड्स होते हैं तो वो नर्सेज पूरा कम्युनिकेट करती हैं कि उसकी स्कोरिंग क्या रही है 24 घंटे में। तो ये हमें बहुत हेल्प आउट करती हैं बच्चों की विनिंग करने में, बच्चों के आईसीयू स्टे कम कर देती है और बच्चों की रिकवरी को बढ़ा देती है। थैंक यू डॉक्टर नवीद। थैंक यू शहरोज। कलब हमारे पास नाज़मीन की तरफ से एक सवाल आया है कि पीआईसीयू जनरल वार्ड से कितना मुख्तलिफ होता है इन टर्म्स ऑफ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप उस पर थोड़ी सी जी बिल्कुल। सो देखिए कि जो आईसीयू है ना वो वार्ड से बहुत मुख्तलिफ होता है, और तीन चार तरीके हैं उसमें ना जो मुख्तलिफ होता है। एक तो जो मॉनिटर्स होते हैं वो एडवांस होते हैं, और डिफरेंट और फैसिलिटीज़ भी होती हैं जो सारे हमारे अज़ा हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, लाइक डायलिसिस है, और डायलिसिस की भी आगे जो डिफरेंट टाइप्स हैं, फिर सांस को सहारा देने के लिए वेंटिलेटर, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव दोनों, और इसके अलावा बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम आईसीयू में करते हैं।
तो एक तो ये थेरेपीज़ के हिसाब से एडवांस थेरेपीज़ होती हैं आईसीयू में। दूसरा मॉनिटरिंग, जिस तरह मैंने बताया कि वो लगातार लम्हा बलम्हा चल रही होती है 24/7। तीसरा जो प्रेजेंस ऑफ नर्सेज और फिजिशियन होती है वो डिफरेंट होती है। वार्ड में अगर आप देखें तो एक नर्स ऑन एन एवरेज 3 से 5-6 पेशेंट्स को देख रही होती है। अगर हम आईसीयू में आ जाएं तो जो हमारे बहुत क्रिटिकली इल बच्चे होते हैं उन पे हर बच्चे के साथ एक नर्स होती है, और उसके साथ और भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं कि अगर बच्चे को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो भी होंगे, फिर डाइटिशियन की प्रेजेंस भी होगी, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो काफ़ी सारे और लोग भी होते हैं जो कि वार्ड में नहीं होते। उसके अलावा जो है वो द रिस्पॉन्स टू जो ट्रीटमेंट है वो भी मुख्तलिफ होता है कि वार्ड में फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को फीवर हुआ, पेन हुआ, तो वो मेडिसिन लाने में, फिजिशियन को बुलाने में टाइम लगता है। यहाँ पे फिजिशियन वहाँ पे प्रेजेंट होता है और विद इन नो टाइम जो उनकी केयर है वो उनको वहाँ पे मिल जाती है। इसी तरह अगर किसी बच्चे के वाइटल्स ऊपर नीचे जाते हैं तो फ़ौरन से फिजिशियन और नर्स उसको असेस करते हैं, उसकी वजह ढूंढते हैं और फिर उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आईसीयू को एक अलग फैसिलिटी बनाते हैं एक जनरल वार्ड की निस्बत। बहुत बहुत शुक्रिया क़लब। शहरोज़, मैं आपसे एक सवाल भी आया है, रोल ऑफ अर्ली रिकॉग्निशन कितना इम्पोर्टेंट है, और जाहिर सी बात है नर्सिंग आर द की फैक्टर, इफ़ यू कैन, अगर उसके हवाले से आप कुछ आगाही देना चाहें। जी। डॉक्टर नवीद, इस पे ये मैं कहना चाहूँगी कि हमारी नर्सेज़ वहाँ पर 24/7 अवेलेबल होती हैं और 1:1 की केयर होती है। तो 1:1 केयर की जो पॉज़िटिविटी ये होती है कि अगर बच्चे के हमारे पास जो हार्ट रेट है, वाइटल साइन्स है, जो भी ब्लड प्रेशर्स हैं, अगर वो अप्स एंड डाउन होते हैं, तो नर्स वहाँ पर उनके रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे होते हैं हमारे आईसीयूज़ के कि वो टाइमली हमारे रिफ्लेक्सेस हेल्प आउट करते हैं बच्चे की लाइफ को सेव करने में। तो अगर हमारे रिफ्लेक्सेस अच्छे नहीं होंगे तो आईसीयू की नर्सेज इतनी एलिजिबल या इतना काम नहीं कर सकती हैं। तो वार्ड के हिसाब से अगर हम आईसीयू की सेटिंग्स देखें तो हमारी नर्सेज के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं। वो फ़ौरन चीज़ों को पिक करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि आईसीयू के अंदर एक फिजिशियन हमारे पास 24/7 अवेलेबल होते हैं। तो वंस अगर बच्चे की कंडीशन डिटोरिएट भी हो रही होती है तो हम टाइमली बेसिस पे डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं और हमारी 1 आवरली मॉनिटरिंग चल रही होती है। अगर बच्चे हम देखते हैं साइन ऑफ के बच्चे डिटोरिएट हो रहे हैं तो हमारी नज़र मॉनिटर से हटती ही नहीं है कि आइदर कि हमने क्या ऐसा काम किया है जिसकी वजह से इसका जो इसका हार्ट रेट है वो बढ़ गया है, या हमने फिजियो तो नहीं कर दी है, हमने सक्शनिंग तो नहीं करी है। तो हम देयर इन देयर उन चीज़ों को भी सॉल्व करते जाते हैं और इन्फॉर्म करते जाते हैं डॉक्टर्स को कि इस बच्चे के साथ ये मसला हो रहा है, तो प्लीज़ आप देखें और हमें बताएं ताकि हम टाइमली इस बच्चे को सेव कर सकें। थैंक यू शहरोज़। क़लब, अगर आप हमें ये बताएं कि जैसे कि शहरोज़ ने बताया, अर्ली साइंस जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वो सेप्सिस, जो कि एक ना बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, हमारे जैसे कंट्रीज़ के अंदर, और बहुत ज़्यादा अमवात भी हमारे जैसे कंट्रीज़ के अंदर ही होती हैं और कॉमन भी है। उसके हवाले से क्या ऐसे साइंस हैं और उनका इलाज किस तरीके से किया जाता है, अगर अर्ली रिकॉग्नाइज हो जाए? जी, सो अगर हम सेप्सिस को लें एज अ डिज़ीज़ और इसी तरह की बाकी जो भी होती है, तो इम्पॉर्टेंट जो होता है कि हमने अर्ली रिकग्निशन कर ली और फिर बच्चे को एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया कि जहाँ पे ये सारी सहूलियात हैं कि जहाँ पे वो क्विकली इलाज हो सकता है। सो रिमेंबर कि ये जितनी भी इन्फेक्शंस होती हैं, इट इज़ नॉट ओनली एंटीबायोटिक कि हमने एंटीबायोटिक दे दी तो वो ठीक हो जाएगा। इट इज़ अ होल स्पेक्ट्रम ऑफ केयर, और उस केयर में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब अगर हम सेप्सिस या एक जिस ब्लड में इन्फेक्शन आम ज़बान में उसको कहते हैं, उसके इलाज में जो इम्पोर्टेंट 3-4 कंपोनेंट आते हैं जब हमने रिकग्नाइज कर लिया, तो पहला कंपोनेंट ये आता है कि उसकी हमने इम्पोर्टेंट टेस्ट जो हैं वो करके भेज दिए ताकि देख लें कि ये सेप्सिस किस स्टेज पे है, इसने अज़ा को मुतासर करना शुरू कर दिया है या अभी नहीं किया। फिर हम ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, यूरिन आउटपुट, बच्चे की जो रिस्पांस है, इनको मॉनिटर करते रहते हैं।
उसके साथ अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक डिपेंडिंग ऑन कि बच्चे की हिस्ट्री क्या है, मुआयने पे क्या चल रहा है, क्या ये पहले बीमार था या नहीं था, पहले इसको एंटीबायोटिक मिली हैं या नहीं मिली, उसकी बेस पे वो एंटीबायोटिक देते हैं। अगर ब्लड प्रेशर, बच्चे का ब्लड प्रेशर कम है, दिल की धड़कन तेज़ है या हाथ पांव थोड़ा सा ठंडे हैं, तो फिर हम उनको ड्रिप्स भी देते हैं जो ज़रा तेज़ रफ्तार से देते हैं, ताकि उनके जिस्म में जो खून की कमी या जो ब्लड प्रेशर कम है वो एकदम से बेहतर हो जाए, ताकि सारे अज़ा को खून मिलता रहे एक अच्छे तरीके से। उसके साथ अगर बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो देते हैं, बच्चे को रेस्ट देते हैं, और फिर हम ये सारी चीज़ें मॉनिटर करके देखते हैं कि बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत तो नहीं है। और इम्पॉर्टेंट इसमें ये होता है कि एंटीबायोटिक के साथ फ्लूइड्स, और अगर ब्लड प्रेशर फिर भी नहीं बेहतर हो रहे तो फिर हम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाली दवाइयाँ, जिनको हम मेडिकल में आइनोट्रॉप्स कहते हैं, वो भी देते हैं। और इसके साथ ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके साथ मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखते रहें कि रिस्पांस कैसा आ रहा है, और रिस्पांस नहीं आ रहा तो फिर हम नेक्स्ट फेज पे चले जाएं। और अगर हम ऐसे बच्चों को हम 1 से 2 दिन आईसीयू में रख के इम्प्रूव वो इनको ट्रीटमेंट दें, तो वो वार्ड के 5 दिन के इक्वल हो जाता है, बिकॉज उनकी फिर रिकवरी जो है ना वो बहुत फास्टन हो जाती है। और फिर जो उनका रिकवरी के बाद का जो फेज़ है घर जाने का, वो भी स्पीडी हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फरहत। आप जैसे कि आपने एंटीबायोटिक की बात की, मैं भी आप अगर इसके हवाले से बताएं, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होती है, तो उसकी प्रॉपर यूज़ को हम किस तरीके से मेक श्योर कर सकते हैं इन द आईसीयूज या इन दीज क्रिटिकली इल पेशेंट्स जो हमारे पास आईसीयू में होते हैं। थैंक यू डॉक्टर नवीद, एंड आई थिंक एक्सीलेंट क्वेश्चन। फार्मासिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप के अंदर भी होता है, पीड्स आईसीयू सेटिंग के अंदर। जैसे भी डॉक्टर कल्ब ने डिस्कस किया कि आईसीयू में कभी कभार हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हम इनकाउंटर कर सकते हैं जो कि एकदम से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं, फॉर एग्जांपल सेप्सिस का शिकार हो जाएं। ऐसे पेशेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक का अप्रोप्रिएट डोज में और अप्रोप्रिएट टाइम में एडमिनिस्टर होना उन पेशेंट्स के लिए लाइफ सेविंग होता है। एक फार्मासिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो ये मेक श्योर करे कि आईसीयू में जिन पेशेंट्स को जो भी एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं उनका सिलेक्शन एज पर देयर इन्फेक्शन, सस्पेक्टेड इन्फेक्शन, वो अप्रोप्रिएट हो। एंड देन उन मेडिकेशंस की डोजेस और उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी ड्यूरेशन अप्रोप्रिएट हो अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन वी आर ट्रीटिंग। इसके अलावा अगर किसी भी ऑर्गन डिसफंक्शन की वजह से हमें उनकी डोजेस को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो वी मेक श्योर कि वो टाइमली बेसिस पे हो रही हों। उसी तरह अगर किसी मेडिकेशन के की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए और उसकी एफिकेसी को इंश्योर करने के लिए हमें कोई सर्टेन ड्रग लेवल्स भिजवाने की ज़रूरत होती है, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत टाइमली बेसिस पे हो रही हों। इसके अलावा वी कीप एन आई ऑन द पेशेंट्स क्लिनिकल कंडीशन, और उसके साथ साथ हम उनके कल्चर्स को फॉलो करते हैं, एंड वी ट्राई के कितना जल्दी और कितना सेफली हम एंटीबायोटिक की डी एस्केलेशन प्लान कर सकते हैं। एंटीबायोटिक डी एस्केलेशन का मतलब ये होता है कि जब आपके पास पेशेंट्स के कल्चर्स रिपोर्ट हो जाएं, तो आप अपनी थेरेपी को नैरो डाउन कर सकें टारगेटेड ऑर्गेनिज्म के ट्रीटमेंट के लिए, या फिर अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है उन एंटीबायोटिक्स को कंटिन्यू करने के लिए, तो आप उनको टाइमली स्टॉप कर दें, ताकि आप उन एडिशनल मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकें और थेरेपी को ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिव बना सकें। एंड देन आई थिंक एंटीबायोटिक्स का रैशनलाइज्ड यूज इसलिए भी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैज़ नाउ बिकम ग्लोबल थ्रेट। वी आर क्विकली रनिंग आउट ऑफ इफेक्टिव एंटीबायोटिक ऑप्शंस। एंटीबायोटिक का अप्रोप्रिएट यूज हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि हम अपने पास अवेलेबल एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा टाइम तक इफेक्टिवली यूज कर सकें। थैंक यू। जैसे कि हमने बात की थी गलतफहमियों की, जो आपने नोटिस आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास उसी हवाले से आए हैं कि अगर वे भी पेरेंट्स आर स्केयर्ड कि अगर पीआईसीयू के अंदर बच्चा है तो उसको न्यूरोलॉजिकल डैमेज जो है वो हो जाता है, या एक आध एक्सपीरियंस आई थिंक सो फैमिली का ऐसा भी रहा है कि उनके सामने बच्चा कोड ब्लू सिचुएशन के अंदर गया है, फिर उसे शॉक देने पड़े हैं और वो वेंटिलेटर के ऊपर गया है। ये ऐसे लम्हात होते हैं जिसके अंदर बच्चा बहुत जल्दी खराब हो रहा होता है, तो उस हवाले से आप कुछ आगाही देंगे पेरेंट्स को? जी बिल्कुल। देखिए, एक तो
जिस तरह हमने पहले भी सिडेशन की बात की और मोबिलाइजेशन की बात की, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो प्रैक्टिस है कि अब ज़ाहिर बात है अगर बच्चा वेंटिलेटर के ऊपर है या उसको और ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है कि जिसके लिए बच्चे को सुलाने की ज़रूरत पड़ रही है या बेहोश रखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसमें हम डेली एक दफ़ा बच्चे को दवाइयाँ बंद करके जगा के देखते हैं, जिसको हम सिडेशन वेकेशन या ड्रग हॉलीडे कहते हैं, ताकि हम उसकी अंडरलाइन ब्रेन को देख लें। उसके अलावा जो ये हमारा आँख की पुतली का मुआयना होता है, ये हम 1-1 घंटे से करते हैं। दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नर्सिंग का, कि हम बच्चे की वो देख रहे होते हैं, जो हमें जिसको हम कहते हैं कि आई इज़ विंडो टू द ब्रेन, तो वो हमें ब्रेन की एक्टिविटी का पता चलता रहता है। और फिर एज सून एज पॉसिबल हम बच्चे को इन सारी जो जो भी स्पोर्ट चल रही होती है उससे कम करके और वो रिकवरी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, बहुत दफ़ा अगर दिमाग की इन्फेक्शन है या बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब है कि उसका दिल मुतासर हो रहा है और इस तरह सिचुएशन हो रही है, सो ये लम्हात कभी कभी फैमिलीज़ के लिए तकलीफ दे भी हो सकते हैं। इसलिए हम उनसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये ना देखें और आप वहाँ पे जाके रूम में हमारे बैठ जाएं, हमें ये काम करने दें, और उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। जब ये कोड ब्लू या सीपीआर या जिसको हम दिल का मसाज कहते हैं ये होता है, तो उसमें अगेन चांस होता है कि बच्चे का जो दिमाग है वो मुतासर होगा या गुर्दे मुतासर होंगे। बट लेट मी टेल यू कि एक तो हमारे पास ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जिससे हम कोशिश करते हैं कि हमारे कम से कम ये ऑन फ्लोर तो बिल्कुल सीपीआर ना हो, और उसमें हम कामयाब भी होते हैं। और आईसीयू में भी हम मॉक कोड्स करके, मॉक कोड का मतलब है कि हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे, कि हम जब इस तरह का एक्चुअल सिनेरियो आए तो हमारी परफॉर्मेंस 100% हो, तो उसको भी। और फिर जो अब हमारे पास रिसेंट ये डिफिब्रिलेटर और इक्विपमेंट आए हैं, ये हमें रियल टाइम फीडबैक भी देते हैं कि हम जो सीपीआर कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है। और ये सारा इस टारगेट के साथ करते हैं कि ना सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो, बल्कि बच्चे के जो आउटकम्स हैं वो भी अच्छे हों। उसके साथ साथ और जो इम्पोर्टेंट है कि जब हम बच्चे को डिस्चार्ज कर देते हैं, दैट इज़ नॉट एंड ऑफ द स्टोरी। हम उस बच्चे को फिर क्लिनिक में, जो आईसीयू स्पेसिफिक क्लिनिक हैं, उनमें फॉलो करते हैं और बच्चे की वो सारी असेसमेंट करते हैं। फिर हमारे पास रीहैब का सेंटर है। अगर हमें लगे कि बच्चा किसी चीज़ में थोड़ा कमज़ोर है, चाहे वो किसी भी फंक्शनल स्टेट में, तो हम उसकी असेसमेंट उधर रेफ़र करके उसकी पूरी असेसमेंट करवाते हैं। हमारा टारगेट ये होता है कि हम जिस बच्चे को आईसीयू में ट्रीट करें, उसका इलाज करें, तो वो कल कम्युनिटी में बड़ा होके एक हेल्दी और प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी बने। सो ये हमारा टारगेट होता है, और इसके अराउंड ये हम सारा क्रिटिकल केयर का काम कर रहे होते हैं। टाइम थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन अगर आप रोल ऑफ पैलिएटिव केयर जो है इंटेंसिव केयर में उसका क्या रोल है, स्पेशली जब बच्चे ऐसी टर्मिनल स्टेजेस के अंदर होते हैं कि हमें अंदाज़ा होता है कि वो नहीं बच पाएंगे, उसके अंदर वी डू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू अवर ट्रेनीज। आप उसकी आगाही के लिए कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। सर देखिए कि बहुत दफ़ा जो है वो ज़िंदगी मौत हमारे हाथ में नहीं है, बट वी बीइंग फिजिशियन नो कि बच्चे की ज़रूरियात क्या हैं। सो हम हमारी पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट भी हैं, एंड वी एज आईसीयू फिजिशियन आल्सो हैव दिस कैपेसिटी कि जब हम हमारे टारगेट चेंज हो जाते हैं, कि एक टारगेट ये होता है कि हमने बच्चे का पूरा इलाज करना है और इसको जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो एक हेल्दी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी बनाना है। कभी कभी ये टारगेट हम नहीं अचीव कर पाते, तो फिर हमारा टारगेट ये होता है कि इस बच्चे की जितनी भी ज़िंदगी है वो एक सुकून में गुजारे और बग़ैर किसी तकलीफ़ के गुजारे। तो फिर हम पेरेंट्स के साथ मिल के बैठते हैं और गोल्स डिसाइड करते हैं कि क्या क्या गोल्स हैं। कभी वो कहते हैं कि हमने बच्चे को वेंटिलेटर के बगैर देखना है, बच्चे को तकलीफ ना हो, बच्चे को सांस में तकलीफ ना हो, तो उसके हिसाब से हम फिर जो हम दर्द की या सोने की दवाइयाँ वो करते हैं। और साथ साथ फिर पेरेंट्स को वहाँ पे बच्चे के साथ बिठाते हैं, उनको गोद में देते हैं, और अगेन जिस तरह वो शेयर डिसीजन मेकिंग करके, और जहाँ पे हमें लगे कि नहीं अब हमसे ज़्यादा ये आगे और स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, तो हमारे पास पैलिएटिव केयर नर्स, हमारे पास पैलिएटिव केयर फिजिशियन भी हैं, वो आके बैठते हैं, ताकि हम उस मुश्किल वक्त में बच्चे का भी साथ दें, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होने दें, उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी करें, और उसके साथ साथ फैमिली को जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए और जो उनकी ख्वाहिशात हैं बच्चे के हिसाब से, बच्चे के हवाले से, उनके डिसीजंस को भी रिस्पेक्ट करें और उसको भी उनको सपोर्ट भी करें उसमें।
एक और क्वेश्चन जो अभी हमारे पास नाज़रीन की तरफ से आया है, मैं शहरोज़ से भी कहूँगा, मतलब आप भी इसका जवाब दें कि नर्सेस में देखा गया है कि एक वक्त में 2-2 3-3 मरीज जो है आईसीयू के अंदर एक साथ देख रहे होते हैं। सो इसके हवाले से आप कुछ बोलना चाहें, बताएंगे, आगाही देंगे कि किस तरीके से हमें मूव फॉरवर्ड करना होता है। हाँ, मैं ऐड कर देता हूँ और फिर शरोज, या गो अहेड शरोज आप। नहीं नहीं, आप करें डॉक्टर कल, फिर मैं ऐड ऑन कर दूंगी। सो देखिए, कभी कभी ये होता है कि किसी बच्चे को एक से ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। अगर कोई बच्चा अभी न्यूली आईसीयू में दाखिल हुआ है, या जिस तरह हमने कोड ब्लू की बात की कि उसके दिल का मसाज हुआ है, तो उसमें फिर एक टीम वर्क होता है। तो या फिर अगर किसी बच्चे का कोई प्रोसीजर हो रहा है, उसको हम डायलिसिस स्टार्ट करने लगे हैं, वेंटिलेटर स्टार्ट करने लगे हैं, या इस तरह की कोई चीज़, तो उसमें फिर जाहिर बात है वो आईसीयू इज़ ऑल टीम वर्क। और इसको हम कहते हैं कि टेक्स अ विलेज टू मैनेज अ आईसीयू पेशेंट, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हम बाकी आगे पीछे से जो नर्सेज होती हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आके हेल्प करें, बट वी मेक श्योर कि वो जिस बच्चे पे असाइन है वो किसी और को वो दे के आएँ। एंड रिमेंबर कि हमारे पास सेंट्रल मॉनिटरिंग है, तो वो हम उसके ज़रिए, ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा अनअटेंडेड हो, वो मॉनिटरिंग उनकी चल रही होती है। बट कीपिंग ऑल द हैंड हाइजीन और स्टैंडर्ड इन्फेक्शन की प्रैक्टिसेस को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि वो जिस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है वो प्रायोरिटाइज भी हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे बच्चे हैं वो मुतासिर भी ना हो। शरोज। जी। बिल्कुल डॉक्टर, कल मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूँगी कि जब आईसीयू में कभी-कभार इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं कि हमें एक टीम वर्क की नीड होती है कि 1:1 में एक नर्स मल्टीपल काम नहीं कर सकती है। जैसे कोड ब्लू हो जाता है हमारे पास, या हमें कोई प्रोसीजर स्टार्ट करना है, तो हमारे पास एक टीम लीड होती है, जो फ्लोर पर अवेलेबल होती हैं, और वो उनके साथ-साथ दूसरे मरीज़ों को भी देख रही होती है, लेकिन हमारे पास उस वक़्त प्रायोरिटी उस बच्चे की लाइफ़ सेविंग की ज़्यादा अहमियत देते हैं, ताकि हम उस बच्चे की लाइफ़ को सेव कर सकें। तो हमारी जो टीम है वो वन्स स्टार्ट चीज़ें करवा देती है कि हम उस बच्चे को 5 से 10 मिनट पूरी टीम लगाकर हम उस बच्चे की लाइफ़ को सिक्योर करें, और देन फिर हम अपने पेशेंट, अपने मरीज़ को देखें। और उसमें हमारे पास जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद भी अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि हमारे पास किस तरह की पैनिक सिचुएशन हुई भी है, और वो खुद भी अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और हमारे पास 24/7 पेरेंट्स, हम इसी वजह से ही पेरेंट्स को हम इंगेज करते हैं पेशेंट्स की केयर करने में, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो वो 5 टू 10 मिनट्स के लिए अपने बच्चे को देख सके। और सेंट्रल मॉनिटरिंग हमारे पास डेफिनेटली है एकेयू के अंदर, तो उस पे भी हमारी निगाह होती है, और हम जो है वो फैसिलिटेट करते हैं उस बच्चे को, ताकि उसकी लाइफ को हम सेव कर सकें टाइमली बेसिस पे। देखिए शरोज, मतलब एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर हम कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे। एक क्वेश्चन जो इधर इधर भी आपने पहले भी जिक्र किया था कि बहुत बार ज़रूरी नहीं होता हम किसी करेक्ट डायग्नोसिस की तरफ जाएँ। बहुत पेशेंट्स पेचीदा भी होते हैं, उनकी डायग्नोसिस भी नहीं बन रही होती, और चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही होती। तो उस सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करेंगे पेरेंट्स के लिए और बाकी और लोगों के लिए जो भी देख रहे हैं? सो एक्सीलेंट क्वेश्चन डॉक्टर नवीद। सो देखिए, आईसीयू में ना हम इसे कहते हैं कि इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। कि बहुत दफ़ा जब हम एक बच्चे को आईसीयू में दाखिल होता है, तो बहुत सारे सवालात के जवाबात हमारे जहन में चल रहे होते हैं, हमें भी उसके नहीं पता होते। तो अब जाहिर बात है, जब फैमिलीज पूछती हैं और हम इनक्रेज करते हैं कि वो हमसे सवाल पूछें, बट उनके जवाबात हमारे पास नहीं होते। तो आईसीयू में हमारा तशखीस और इलाज साथ साथ चल रहा होता है। इट्स अ पैरेलल सिस्टम। ऐसा नहीं होता कि पहले हम तशखीस करेंगे फिर इलाज शुरू होगा। और इलाज से ये मुराद है कि हम, हमारा टारगेट आईसीयू में ये होता है कि आर्गन सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करें और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहें, ताकि बच्चे की जो कंडीशन है वो उससे ज़्यादा ख़राब ना हो। ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो डिजीज़ स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जनरल प्रिंसिपल्स पे चलती हैं। तो हमारा प्रिंसिपल ये होता है कि स्टिक टू द बेसिक। अनसर्टेनिटी में कीप गोइंग बैक एंड डिस्कसिंग। और मजीद फैमिली से बहुत दफ़ा हम, ऐसे होता है कि दो दो दफ़ा, तीन तीन दफ़ा फैमिलीज़ के साथ बैठ के उनसे हिस्ट्री लेते हैं, बच्चे का मुआयना करते हैं, और फिर अपनी टीम से डिस्कस करते रहते हैं। बट हमारी पेरेंट्स में उनसे ये रिक्वेस्ट होती है कि आप
सब्र का मुजाहरा करें, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पे ट्रस्ट करें एंड गिव देम टाइम, बिकॉज रिमेंबर कि वी आर आल्सो ह्यूमन, राइट। और हमारे पास हर दफ़ा हर सवाल का जवाब नहीं होगा, बट हैविंग सेड दैट, रेस्ट एश्योर्ड वी डू आवर बेस्ट कि हम जितना बेहतर वो कर सकें वो करें। बट सम टाइम ये अनसर्टेनिटी आती है, और इसका बेस्ट हल ये होता है कि जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम, और उसके साथ साथ फिर लेके और आगे चलें। Thank you very much, Khalab. We'll move to the conclusive remarks, and Mahwish, अगर आप एक दो लाइन में if you can कुछ बोलना चाहेंगे फार्मेसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कलीदी किरदार जो है आईसीयू के अंदर क्या है, और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? थैंक यू डॉक्टर नवीद। आई थिंक अभी जैसे डॉक्टर कल डिस्कस कर रहे थे कि आईसीयू के अंदर पेशेंट की कंडीशन जो है वो लॉट ऑफ टाइम्स इज अनसर्टेन, और बहुत दफ़ा कोई भी वालिदैन नहीं चाहेंगे कि वो अपने पेशेंट्स को इस तरह की कंडीशन के अंदर देखें। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर खुदा न खास्ता किसी का भी पेशेंट पीआईसीयू के अंदर एडमिटेड है, then we want you to know कि they are in safe and expert hands, और उनकी केयर करने के लिए फिजिशियंस, डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट सब 24/7 अवेलेबल हैं और उनकी केयर में इन्वॉल्व हैं, ताकि उनकी हीलिंग को एज क्विकेस्ट एज पॉसिबल बना सकें। और मेरे ख्याल से जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हमें देख रहे हैं, आई थिंक आई वुड लाइक टू से कि आपकी जो हार्ड वर्क है और आपकी जो डेडिकेशन है, दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस इन इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम्स। थैंक यू। थैंक यू महविश। शहरोज? जी डॉक्टर नवीद, मैं सिर्फ पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी गट्स फीलिंग्स को है ना प्लीज़ पीछे ना छोड़ें। अगर वो देखते हैं कि इनका बच्चा डिटोरिएट हो रहा है, एक दिन आप देखें अगर आपका बच्चा वो चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो प्लीज़ टाइमली हॉस्पिटल लाएं, टाइमली इलाज करवाएं, ताकि आपका बच्चा सेहतमंद होकर जा सके। ऐसा ना हो कि आपको वो रिग्रेट पूरी लाइफ तक रहे। तो प्लस मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टाइमली अपने बच्चों को लाएं, और हम पे, फिजिशियंस पे, नर्सेस पे थोड़ा सा बिलीव करें, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी हेल्थ अलाइड आपके बच्चे को हार्म नहीं करेगा। वो अपनी बिल्कुल कोशिश कर देगा कि आपका बच्चा सही होके घर जाए। थैंक यू। सो मेरा मैसेज ये है कि जब आपका बच्चा आईसीयू में है और आप ये देखते हैं कि वो ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, सो जस्ट रिमेंबर कि हम भी आपके साथ उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए और उसकी बेहतरी के लिए फाइट कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। सो ऐसी सूरत हाल में आपकी मौजूदगी, आपका प्यार और आपका ट्रस्ट, भरोसा भी उतनी ही पावरफुल मेडिसिन है जितनी कि हम सारी इंटरवेंशंस करते हैं। So just have trust on us, be there, stand with us, and इंशाल्लाह आपके जो बच्चा अगर अल्लाह ना करे कभी बीमार हो और आईसीयू आए तो इंशाल्लाह वो ठीक होगा। थैंक यू। Thank you very much, and I think so that's a lovely session that we have, and इस सेशन के अंदर हमने काफ़ी सारी जो गलतफहमियां थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अपने आईसीयू के अंदर कर रहे हैं मरीजों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, जो स्पेशल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमने काफ़ी हद तक डिस्कस की, और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हमने दूर की। आई वुड सजेस्ट कि अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, आप फेसबुक चैनल के ऊपर लिख सकते हैं, ताकि हम उसका बर वक्त जवाब उसके अंदर डाल दें, और आपके सवालों का जो भी सवाल है उनका बर वक्त जवाब दे सकें। बाय दैट टाइम आई थिंक सो इट्स टाइम टू कॉल ऑफ दिस मीटिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द एक्सपर्ट्स जो हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर कलब अब्बास मौजूद थे, शहरोज जो यहाँ पे हेड नर्स हैं, महविश सरवर जो हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, लीड कर रही हैं इन पीआईसीयू। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड इस पूरे सेशन को लीड करने के लिए, एंड हेल्पिंग पेरेंट्स अंडरस्टैंड द केयर ऑफ क्रिटिकली इल चिल्ड्रन जो आईसीयू के अंदर होती है, उनको अंडरस्टैंड करने में डेफिनेटली इससे काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, एंड wishing Thanks for everyone having us. thank you very much, and wishing everyone safe care, and take care everyone. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।